अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं अयूब साइंस स्टूडियो। आज हम बुक के एंड से शुरू बैक की तरफ जाएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 9 को पहले कवर करेंगे। आज चैप्टर 9 कंप्लीट, उसकी जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करना है हमने विद एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है चैप्टर नंबर 9 का, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, लाइफ साइंसेज, फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। बेसिकली साइंस को मेन स्ट्रीम्स के अंदर, दो मेन स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड किया गया था, फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। तो फिज़िकल साइंस के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं एंड बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम लिविंग थिंग्स को। तो फिज़िकल साइंस को आगे मज़ीद फिज़िक्स केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया था, तो इसका आंसर फिज़िकल साइंस होगा। सेकंड है, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के अंदर फ़िज़िकल साइंस या जो फ़िज़िक्स है वो बहुत अहम रोल अदा करती है, क्योंकि ये फ़िज़िक्स की ही ब्रांचेस हैं। थर्ड एमसीक्यूज़ है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन थर्मोडाइनमिक्स। क्योंकि ऑटोमोबाइल में इंजन्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो इंजन में थर्मोडाइनमिक्स यानी हीट का जो ट्रांसफ़र है वो यूज़ होता है। अ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ स्मार्टफोन्स यूज़। ऑब्वियसली अगर स्मार्टफोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो किसकी बेस पे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे। तो इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेक्ट आंसर है। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है, द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स। क्योंकि यहाँ पर भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, टेम्परेचर को हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये थर्मोडायनामिक्स होगा इसका आंसर। यानी कि थर्मोडायनामिक्स फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट ट्रांसफ़र को स्टडी करते हैं, टेम्परेचर को स्टडी करते हैं और डिफरेंट चेंजेस को स्टडी करते हैं हीट की। सिक्स एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है वो हमारे पास थ्योरी होती है। साइंटिफिक मेथड का जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो थ्योरी है। The statement, if I do not study for this test, then I will not get good grade, is example of। Obviously यहाँ पे एक प्रेडिक्शन पेशेन गोई की जा रही है कि अगर मैं सही तरह नहीं पढ़ूँगा तो मेरे अच्छे ग्रेड नहीं आएंगे। सो दिस इज़ प्रेडिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के कौन कौन से मेथड हैं जो साइंटिफिकली यूज़ होते हैं। ऑब्जर्वेशन की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए या किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए। ए हाइपोथेसिस क्या है, मे और मे नॉट बी टेस्टेबल, इज सपोर्टेड बाय एविडेंस, इज़ ए पॉसिबल आंसर टू ए क्वेश्चन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इज़ ए पॉसिबल आंसर टू ए क्वेश्चन। ए ग्राफ ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डाटा इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनालाइज्ड डाटा। ए ग्राफ ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डाटा इज़ एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव डाटा नहीं हो सकता, फॉर्मिंग हाइपोथेसिस भी नहीं हो सकता, आस्क्ड क्वेश्चन भी नहीं हो सकता, एनालाइज्ड डाटा। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एनालाइज्ड डाटा। द कलर ऑफ डोर इज़ ब्राउन, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ। ऑब्वियसली हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके बताते हैं कि उसका कलर क्या है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। तो सिर्फ ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम बताते हैं कि ये जो दरवाजे का कलर ये है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए हैं। अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन शुरू। अच्छा जी, तो शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर हैं। इसके फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो 8 हैं, तो उनको मैंने 1 बाय 1 सॉल्व किया हुआ है इसी बुक के सेंट रूल के, तो इसी बुक में से ही सॉल्व किए गए हैं। तो मैंने इन नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं नोट से पढ़ाऊँगा आपको। 9.1 फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट इन योर ओन वर्ड्स दैट व्हाट इज़ साइंस, राइट इट्स टू मेन ग्रुप्स। साइंस क्या है? साइंस इज़ कलेक्टिव नॉलेज अबाउट नेचुरल फिनोमिना, प्रोसेस एंड इवेंट्स अकरिंग अराउंड। हमारी नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं उनके डिफरेंट फिनोमिनाज के अंदर चेंजेस आ रही हैं, बादल बरस रहे हैं
और क्लाइमेट चेंजेस हैं, ये सारी जितनी भी क्वेश्चंस को हम स्टडी करते हैं, बेसिकली साइंस इज़ ए क्वेश्चन दैट हाउ फिनोमिना हैपन। कोई भी काम किस तरह होता है नेचर के अंदर, उसको स्टडी करना साइंस होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, अब फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स क्या होता है? सूरज की रोशनी के अंदर दिन के टाइम पौधे खुराक तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? एक फोटोसिंथेसिस है, विच इज़ जिसको हमने स्टडी किया, जो कि साइंस में आता है। अब इसके दो मेन ग्रुप्स हैं। साइंस सबसे पहले थी नेचुरल फ़िलासफ़ी, जितनी भी स्टडी थी हमारी सिर्फ एक ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता था, उसे हम नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। उसके बाद उसी को साइंस का नाम दिया गया। अब साइंस को मज़ीद दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था बायोलॉजिकल साइंस, सेकंड है फिज़िकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हमने स्टडी करना है लिविंग थिंग्स को, जैसे बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं जानवरों को, स्टडी करते हैं डिफरेंट किस्म के और चीज़ों को स्टडी करते हैं, एनिमल्स या सेल्स को स्टडी करते हैं। तो ये सारी क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस क्या है? फिज़िकल साइंस जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, इसी के अंदर फिज़िक्स आती है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, ये सारी फिज़िकल साइंसेज ही हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फिज़िक्स ऑल अबाउट, नेम सम ऑफ इट्स ब्रांचेस। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि फ़िज़िक्स किसके बारे में है, या फिज़िक्स ऑल अबाउट, फ़िज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम। और मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिज़िक्स क्या है? जो मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, इन सारी चीज़ों के बारे में एक रिलेशन है या इसके बारे में बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो व्हेन यू ड्रॉप ए बॉल फॉल्स टू ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटी। जब आप किसी भी बॉल को छोड़ते हैं हाइट के ऊपर ले जाके, तो वो खुद ब खुद गिरती है। ठीक है, तो किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। और ये लॉ किसके अंदर है? सिंपल फिज़िक्स के अंदर है। ये फिज़िक्स का एक लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, आगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। अब फिज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अकॉस्टिक्स के अंदर हम जो है वो वेव्स को स्टडी करते हैं, साउंड वेव्स को। ऑप्टिक्स के अंदर हम जो रोशनी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी जिस तरह मोटर्स चलती हैं उनको स्टडी करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्वांटम पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एटम के अंदर, उसे स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स, गिव फ्यू एग्जांपल्स। अब इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड क्या है? जब हम फिज़िक्स को किसी और फील्ड के साथ रेफ़र करके या कनेक्ट करके स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ फिज़िक्स विद वेरियस अदर फील्ड्स। फॉर एग्जांपल बायो फिज़िक्स, देखें बायो के साथ फिज़िक्स को स्टडी किया जाए तो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। मेडिकल फिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, स्टार्स के और गैलेक्सीज़ के मतलब स्टडी करते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर। और जियो फिज़िक्स ऑब्वियसली ज़मीन के स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं किसके अंदर? जियो फिज़िक्स के अंदर। तो जब हम किसी और ब्रांच को कनेक्ट करके फिज़िक्स के साथ पढ़ते हैं तो इसे हम इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कहते हैं। ये बायो फिज़िक्स, मेडिकल फिज़िक्स सारी क्या हैं? इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है? कि जब भी कोई साइंटिफिक मेथड बनता है तो उसके अंदर कौन से मेन स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है, जैसे हमने पहले MCQs पढ़ा था कि द कलर ऑफ द डोर इज़ ब्राउन। सो ये एक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद उसके मतलब हाइपोथेसिस किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि वाकई इसका कलर ब्राउन होगा। उसके बारे में एक थ्योरी लिखी जाती है, प्रेडिक्ट किया जाता है और एंड पे एक लॉ बन जाता है, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन के जितने भी लॉज हैं वो इन सारे प्रोसेस से गुजर के एंड पे एक लॉ बनता है। इसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स के प्रोसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, गिव एन एग्जांपल। हाइपोथेसिस क्या है, इसकी एक एग्जांपल दें। अब हाइपोथेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से हमें जो डाटा मिलता है और एक्सपेरिमेंटेशन से, वी कैन डिवेल्प ए हाइपोथेसिस, दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू टेस्ट इट्स ओरिजिनल लॉजिकल रिजल्ट्स। उसके ओरिजिनल लॉजिकल रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे, हाइपोथेसिस से, यानी कि जो डाटा हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिलता है उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब इसकी एक एग्जांपल है शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जो रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे ये पेज है, ये मेरे पास मार्कर है, इसमें से रोशनी गुजर सकती है, दिस इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट, इज़ फॉर्म्ड व्हेन दे कम इन द पाथ ऑफ लाइट बिकॉज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन ये थी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करती, सॉरी, जब लाइट के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसका साया बनता है, जैसे आप देख सकते हैं इस मार्कर का कहीं ना कहीं साया बन रहा है, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी। अब इसका हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, ये इसका हाइपोथेसिस है। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि लाइट के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका साया बनेगा, ठीक है, लेकिन इसका हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस ये है क्योंकि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, जब उसके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो लाइट वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्योरी एंड लॉ ऑफ फिज़िक्स। अब थ्योरी और लॉ के दरमियान हमने डिस्टिंग्विश करना है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। सबसे पहले डेफिनेशंस के दरमियान है अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स व्हाई एंड हाउ समथिंग हैपन्स। थ्योरी के अंदर ये स्टडी किया जाता है कि कोई भी चीज़ क्यों और कैसे अक्कर हुई है। अ स्टेटमेंट लॉ क्या है, अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी कि डिफरेंट उसको कंडीशंस दी गई हैं तो उसके अंदर क्या हुआ था, ठीक है। जब थ्योरी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद एक लॉ बनाया जाता है और यही इसकी सर्टेन कंडीशंस है। अब इसका पर्पस क्या है, थ्योरी का पर्पस है एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड द फिनोमिना। थ्योरी बताती है कि उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, जबकि लॉ डिस्क्राइब रिजल्ट्स, अब अल्टीमेट जो रिज़ल्ट हैं वो लॉ बताएगा। एग्जांपल्स एटॉमिक थ्योरी, जिस तरह एक थ्योरी दी गई थी एटॉमिक थ्योरी, ओहम्स लॉ, ये एक लॉ था जिसके अंदर पूरे 5 स्टेप्स को, यानी ऑब्जर्वेशन भी थी, एक्सपेरिमेंट्स भी थे उसके अंदर, तो इन सारी चीज़ों को देख के एक लॉ बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बेसिस ऑफ लेज़र टेक्नोलॉजी। अब लेज़र टेक्नोलॉजी क्या है, लाइट, इसका जो एब्रीवेशन है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब ये इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, ये एटॉमिक फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पे है लेज़र जो है, जो भी मैंने आपको प्रिंसिपल बताया। इट इज़ वाइडली यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स, मेटलर्जी, अब इसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। मेटलर्जी, जिसके अंदर न्यू मेटल्स ली जाती हैं, उनको क्लीन किया जाता है, फिर उससे डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, उसे मेटलर्जी कहते हैं, यानी कि मेटल्स लेकर उन्हें उनसे नई चीज़ें बनाना, गाड़ियाँ बनाना, दूसरी चीज़ें बनाना। इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर लेज़र को आजकल यूज़ किया जा रहा है, यानी कि जो नासा जो है इस पर वर्किंग कर रही है कि बजाय रेडियो वेव्स की हम क्यों ना लेज़र को यूज़ करें कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए स्पेस के अंदर एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी या स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा काम जो है, जैसे कि स्पेस के अंदर अगर कोई क्राफ्ट है या एरोप्लेन है तो वहाँ उसकी डायरेक्शन को स्टेट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि लेज़र जो है एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है और एक बीम की फॉर्म में सिंगल वेवलेंथ के साथ जाती है, सिंगल कलर के साथ। तो ये इसका यूज़ है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फॉल्सिफिबिलिटी कॉन्सेप्ट, इट इज़ हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फॉल्सिफिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, फॉल्सिफिबिलिटी बेसिकली एक स्टेप है साइंटिफिक मेथड के अंदर जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि कोई भी थ्योरी या नज़रिया जो आपके पास थ्योरी है या जो क्लेम है उसे हम साइंटिफिकली रॉन्ग साबित कर सकते हैं।
मैं इसकी आपको एक सिंपल मिसाल दे के इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि जितने भी कौवे हैं वो काले होते हैं, ठीक है, तो ये एक फॉल्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर किसी ने वाइट कौवा देख लिया तो ये तो साइंटिफिकली रॉन्ग साबित हो गया ना। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई ऐसी मखलूक पाई जाती है जो नज़र नहीं आती, ठीक है, तो ये इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे इसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मखलूक है जो नज़र नहीं आती, ठीक है। तो ये फॉल्सिबिलिटी नहीं है। फॉल्सिबिलिटी ज़रूरी है किसी भी साइंटिफिक मेथड के अंदर। अगर फॉल्सिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि वो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ साइंस, वो पार्ट साइंस का पार्ट ही नहीं है। तो फॉल्सिबिलिटी ज़रूरी है, यानी कि आप किसी भी थ्योरी को साइंटिफिकली रॉन्ग साबित कर सकें, तो ये ज़रूरी है। इट इज़ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस दैट सजेस्ट ए थ्योरी टू बी कंसीडर्ड साइंटिफिक इफ़ इट ऑल्सो मेक प्रेडिक्शंस दैट कैन बी टेस्टेड एंड पोटेंशली प्रूवन फॉल्स, यानी कि हम उनकी प्रेडिक्शन को पोटेंशली या साइंटिफिकली रॉन्ग साबित कर सकते हैं। इसे हम फॉल्सिबिलिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉल्सिबिलिटी ensures that theories are not based on वेग का मतलब होता है जो चीज़ क्लियरली एक्सप्लेन ना हो, नॉन स्पेसिफिक एंड अनटेस्टेबल क्लेम्स, ठीक है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, जो सेकंड पार्ट, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। अब कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसके अंदर स्टूडेंट्स को आंसर्स खुद जो है कंस्ट्रक्ट करने होते हैं, बुक के अंदर से नहीं होते। अब इनके क्वेश्चंस हमने जो है कॉन्सेप्ट से लिखने होते हैं। फर्स्ट वन, इज़ द थ्योरी ऑफ साइंस एंड अल्टीमेट ट्रूथ, डिस्क्राइब ब्रीफली। क्या जो थ्योरी ऑफ साइंस है वो एक अल्टीमेटली ट्रूथ है? वो कह रहे इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें। नो, साइंटिफिक थ्योरीज आर नॉट कंसीडर्ड अल्टीमेट ट्रूथ, दे आर बेस्ड ऑन करंट एविडेंस एंड कैन बी चेंज व्हेन न्यू एविडेंस इज डिस्कवर्ड। साइंटिफिक थ्योरीज कभी भी अल्टीमेट या आखिरी नहीं होती, ठीक है। अल्टीमेट का मतलब होता है कि वही थ्योरी को, उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि नई थ्योरी को ना माना जाए, वो थ्योरी गलत भी हो सकती है, यानी कि वक्त के साथ साथ अगर कोई नई थ्योरी उसे रिप्लेस करती है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। तो अल्टीमेट नहीं है कोई भी थ्योरी। साइंस इज़ ऑलवेज ओपन फॉर रीन एंड इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स। तो साइंस हमेशा इम्प्रूवमेंट्स का नाम है। अगर कोई नई चीज़ आएगी तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पुरानी थ्योरी को गलत कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं। आपको पता है कि पुराने टूल्स यूज़ होते थे, आजकल नए टूल्स यूज़ आ रहे हैं, तो पुरानों को हमने छोड़ा है। उसकी रीज़न क्या है? कि पुरानी टेक्नोलॉजी थी। इसी तरह जो थ्योरी जो है वो अल्टीमेट नहीं होती, थ्योरीज भी इम्प्रूव हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ नेचर मे नीड अ चेंज इन फ्यूचर, डिस्क्राइब ब्रीफली। वो कह रहा है कि आप सोचते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ नेचर हैं, लॉज ऑफ नेचर मे नीड अ चेंज इन फ्यूचर, क्या ये फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं? यस, लॉज ऑफ नेचर आर बेस्ड ऑन द करंट ऑब्जर्वेशन। जितने भी लॉज ऑफ नेचर हैं वो एक करंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर हैं, जैसे न्यूटन के लॉज हैं, ओहम लॉ है। इफ़ न्यू डिस्कवरीज आर बेटर टेक्नोलॉजी रिवील्स कंट्राडिक्शंस, अगर नई टेक्नोलॉजी आती है वो उसको वो प्रूव करती है कि इसके अंदर कंट्राडिक्शंस है पिछली थ्योरीज के अंदर, दिस लॉज मे बी मॉडिफाइड विद इम्प्रूव वंस। तो जो न्यू लॉज आएंगे उनको अपनाया जाएगा, पुरानों को छोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ नेचर हैं वो इन फ्यूचर चेंज हो सकते हैं, यानी कि जो नए लॉज हैं वो अप्लाई होंगे, पुराने लॉज जो हैं वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस इम्प्रूवमेंट्स और न्यू इम्प्रूवमेंट्स और रिवीजन का नाम है। नेक्स्ट पार्ट है, डिस्क्राइब 3 जॉब्स दैट नीड यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अब साइंटिफिक नॉलेज किन 3 जॉब्स के अंदर यूज़ हो सकता है? फर्स्ट है इंजीनियरिंग के अंदर। इंजीनियरिंग के अंदर आप डिफरेंट मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, नए नए तरीके बना सकते हैं। यूजेस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू डिज़ाइन मशीन्स बिल्डिंग एंड सिस्टम्स, यानी कि इसके अंदर साइंटिफिक
प्रिंसिपल्स को ऑब्वियसली यूज़ किया जाता है। अगर कोई मोटर बना रहा है तो उसके अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल फैराडे लॉज यूज़ होते हैं, फैराडे लॉ यूज़ होता है, एम्पियर्स लॉ यूज़ होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर, अप्लाई बायोलॉजी एंड फिजिक्स इन द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। ऑब्वियसली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, हम मायरक रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिज़िक्स के साथ बेसिकली फ़िज़िक्स के टूल्स यूज़ होते हैं, किसके अंदर, मेडिकल के अंदर या मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर। मेट्रोलॉजिस्ट यूज़ फिज़िक्स टू प्रेडिक्ट वेदर थ्रू एटमॉस्फेरिक डाटा। तो एटमॉस्फेरिक डाटा को स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। तो मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो डिफरेंट आजकल न्यू टूल्स यूज़ होते हैं वेदर कंडीशन को स्टडी करने के लिए, तो मॉडिफिकेशन इसके अंदर होती रहती हैं। तो ये बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज के ज़रिए मुमकिन है। तो दीज आर 3 जॉब्स दैट नीड साइंटिफिक नॉलेज। नेक्स्ट है 9.4, डिस्क्राइब व्हेन ए थ्योरी इज़ रिजेक्टेड or need its modification. A theory is rejected or modified when new experimental data contradicts in predictions. एक थ्योरी को, जैसे हमने पहले बताया था कि एक जो थ्योरी है उसे मॉडिफाइड किया जा सकता है जब न्यू डाटा आ जाए, या जो न्यू डाटा है वो पिछले डाटा की मुखालफत कर रहा है। इट मे बी इम्प्रूव टू एक्सप्लेन मोर फिनोमिना और रिप्लेस्ड बाई बेटर थ्योरी। तो ऑब्वियसली इसे हम क्या करेंगे, जो न्यू ओल्ड थ्योरी है उसे हम बेटर थ्योरी के साथ रिप्लेस कर देंगे वक्त के साथ साथ। जैसे ही साइंटिफिक नॉलेज के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, नॉलेज जैसे बढ़ता है, तो हम ओल्ड थ्योरीज को रिजेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.5, कॉमेंट ऑन द स्टेटमेंट A theory capable of being approved right but not being approved wrong is not a scientific theory. एक ऐसी थ्योरी जो इस काबिल हो कि मतलब कोई ऐसी थ्योरी जिसे हम राइट तो प्रूव कर सकें लेकिन रॉन्ग प्रूव ना कर सकें, वो एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि थ्योरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर चेंजेस आती हैं, इम्प्रूव होती हैं। So this means that scientific theory must be testable and falsifiable. ठीक है, falsifiable का मतलब है कि इनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, पुरानी थ्योरी को छोड़ा जा सकता है with the improved ones. If it cannot proven wrong through experiment, it's not a scientific theory. Theory because science relies on the testing and verification. Testing and verification की बुनियाद पर हम किसी भी थ्योरी को रॉन्ग साबित कर सकते हैं। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी डाटा किसी भी थ्योरी के ख़िलाफ़ मिल जाता है तो इसका मतलब वो थ्योरी रॉन्ग साबित हो सकती है। नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ बीन जर्नल रिएक्शन टू न्यू आइडियाज़ अबाउट एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ। न्यू आइडियाज़ ऑफन फेस रेजिस्टेंस बिकॉज पीपल ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ्स। New ideas often face resistance because people trust established truth. जो न्यू आइडियाज़ होते हैं उन्हें अक्सर जो है वो रुकावट देखना पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जो पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो ऑलरेडी जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उन्हीं को वो अल्टीमेट ट्रूथ समझते हैं। However, with evidence and testing, new ideas may be eventually be accepted. लेकिन अगर हम टेस्ट कर लें तो हम न्यू आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ। वैसे अगर कोई कहे कि जो गाड़ी है वो पानी से चल सकती है, तो हम कहेंगे भाई ये झूठ है सारा, क्योंकि हम ऑलरेडी पेट्रोल से चला रहे हैं। लेकिन अगर कोई साइंटिफिकली प्रूव कर दे कि पानी से गाड़ी चल सकती है तो फाइनली उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ ए हाइपोथेसिस इज़ नॉट टेस्टेबल, इज़ हाइपोथेसिस रॉन्ग। अगर एक हाइपोथेसिस टेस्टेबल नहीं है तो क्या वो हाइपोथेसिस रॉन्ग है। आ हाइपोथेसिस इज़ नॉट नेसेसरी रॉन्ग इफ़ इट इज़ नॉट टेस्टेबल, यानी कि अगर ज़रूरी नहीं है कि जो टेस्टेबल नहीं है हाइपोथेसिस वो रॉन्ग ही हो, बट इट कैन बी कंसीडर्ड साइंटिफिक, बट इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड, लेकिन इसे साइंटिफिक हम नहीं कहेंगे, साइंटिफिक कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक हमेशा टेस्टेबल होता है।
साइंस रिक्वायर टेस्टेबिलिटी टू कंफर्म ए रिफ्यूट ए हाइपोथेसिस। किसी भी चीज़ को कंफर्म और रिफ्यूट करने के लिए या हम इनकार करने के लिए हमें एक साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत होती है। एक्सप्लेन हाउ स्मॉल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा cannot be proved that a prediction is always correct but can prove it is not always correct. Small amount of data cannot be proved that a prediction is always correct. इसका मतलब है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, थोड़ी सी भी बात प्रेडिक्शन के मतलब ये नहीं बता सकती कि प्रेडिक्शन, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जो है या थोड़ी सी भी बात जो है वो प्रेडिक्शन को रॉन्ग साबित कर सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो प्रेडिक्शन को करेक्ट साबित नहीं कर सकता। तो सिंगल कॉन्ट्राडिक्टरी पीस ऑफ एविडेंस इज़ इनफ टू प्रूव ए प्रेडिक्शन इज़ इनकरेक्ट। यानी कि जो सिंगल कॉन्ट्राडिक्शनरी पीस जो है एविडेंस इज़ इनफ टू प्रूव ए प्रेडिक्शन इज़ इनकरेक्ट, यानी कि अगर प्रेडिक्शन के अगेंस्ट हमें थोड़ा सा भी डाटा मिल जाता है तो प्रेडिक्शन उसके अगेंस्ट मिल जाता है तो प्रेडिक्शन इनकरेक्ट हो सकती है। हाउएवर इफ़ ऑल कलेक्टेड डाटा सपोर्ट्स ए प्रेडिक्शन, अगर बहुत ज़्यादा डाटा ये कहता है कि प्रेडिक्शन ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी दैट फ्यूचर फाइंडिंग्स कैन डिसप्रूव इट। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर के अंदर इसे डिसप्रूव किया जा सकता है या कोई ऐसा डाटा मिल सकता है जो प्रेडिक्शन को कॉन्ट्राडिक्टरी साबित कर सकता है। व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड हाइपोथेसिस? एन एक्सपेरिमेंट इज़ कंडक्टेड टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँगा कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है, तो हमें इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा क्या वाकई 100% 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स डिटरमिन वेदर द हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड और नीड रिवीजन। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट मिलेंगे वो हमें बताएंगे कि हमारा हाइपोथेसिस जो हमने ये कहा था कि पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है वो ठीक है या नहीं, या उसे रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे। 10 है डिस्क्राइब वाई सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नीड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्यों हमें दो फील्ड या फिजिक्स के साथ किसी दूसरी फील्ड को मिला के यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड आया हुआ था, तो कोविड के अंदर इन सारी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स को यूज़ किया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह को मिला के प्रॉब्लम्स को, ये कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन चुकी थी तो सॉल्व करने के लिए। Complex problems often involve many factors, for example, environmental, biological, physical. Interdisciplinary research combines expertise from different fields, and collaboration bring diverse ideas and skill for better solution. तो जब हम इसको फिज़िक्स को किसी दूसरी फील्ड के साथ मर्ज करके, जैसे बायोफिज़िक्स है, जियोफिज़िक्स है, स्टडी करते हैं तो हमें एक डाइवर्स डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं जिससे हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, यानी इसके अंदर हमने चीज़ों को तफसील से बयान करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स स्टेट ब्रीफली। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स आप बुक से ही करेंगे, बुक के अंदर ये सारी लिखी हुई हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, मैटर, एनर्जी और इसका इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि मैटर, पानी एक मैटर है, ठीक है, जब उसे हीट अप करते हैं या एनर्जी देते हैं तो वो यहाँ पर एक इवेपोरेट हो जाता है, तो ये एक फिजिक्स का अमल है, इवेपोरेशन। अच्छा, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है, फर्स्ट है मैकेनिक्स। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन एंड फिज़िकल इफेक्ट्स विद इन्फ्लुएंस मोशन, यानी कि जो फिज़िकल इफेक्ट्स हैं मोशन के साथ, यानी किसकी वजह से मोशन हो रही है, फोर्स की वजह से, उसको स्टडी करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन एंड ऑफन कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स।
तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर मोशन को स्टडी करते हैं और उसकी कॉजेज़ को स्टडी करते हैं। अब आपने साथ साथ एग्जांपल्स लिखते जाना है। इसकी एग्जांपल है मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड। एक कार जो है वो मूव कर रही है रोड के ऊपर, तो हम इसे मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करेंगे क्योंकि मैकेनिक्स का ताल्लुक इससे है मोशन से। सेकंड है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इट डील्स विद थर्मल एनर्जी possessed by materials and it is used when it flows from one to another body। जब ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है तो हीट यूज़ होती है। तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ से होती है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर। अब इस एग्जांपल क्या है? वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर किसके प्रिंसिपल्स पे काम करता है? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स का ताल्लुक आवाज़ से होता है कि आवाज़ किस तरह लहरों की सूरत में या वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है। इट डील्स विद नेचर एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिबल साउंड एनर्जी, यानी साउंड एनर्जी जो है, ऑडिबल साउंड एनर्जी है, वो किस तरह वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, उसके इफेक्ट्स को स्टडी करना। एग्जांपल है साउंड प्रूफिंग रूम। साउंड प्रूफिंग रूम हम बनाते हैं जिससे साउंड जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। ऑप्टिक्स। इट डील्स विद फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट के अंदर जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने स्टडी करना होता है। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो सकती है, रिफ्रैक्शन हो सकती है, दूसरे फिनोमिनाज हो सकती हैं, जैसे हम कि लाइट किसी मिरर के ऊपर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो एग्जांपल क्या है? रिफ्लेक्शन इन मिरर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फिनोमिना एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही किसी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी किसी वायर में से करंट गुजरती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को जो है, इसी मैग्नेटिक फील्ड के लॉज को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज को हम यूज़ करते हैं फिजिक्स के अंदर। इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर इन्हीं लॉज को यूज़ किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स। इट एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, यानी कि जो पार्टिकल्स का बिहेवियर है, पार्टिकल्स की मोशन है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है, उसको हम स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। एटॉमिक लेवल क्या होता है? जिस तरह हाइड्रोजन के एक एटम है, हीलियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है। एंड सब एटॉमिक लेवल क्या होता है? सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क्स हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर होते हैं। तो ये हम स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, यानी कि हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। वर्किंग ऑफ लेज़र। लेज़र किस तरह वर्क करती है एटॉमिक लेवल के ऊपर, किस तरह प्रोड्यूस होती है, तो ये स्टडी किसके अंदर होती है? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इट एक्सप्लेन्स हाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ बट रिलेटेड टू ऑब्जर्वर, यानी कि दोनों एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं है लेकिन ऑब्जर्वर के लिहाज से ये चेंज हो जाती हैं। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी एंड स्पीड। फॉर एग्जांपल, अगर स्पेस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है विद द ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, उसके लिए टाइम शॉर्ट हो जाता है जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। और जो स्लो ऑब्जर्वर है उसके लिए टाइम जो है वो तेज़ होता है। न्यूक्लियर। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम, मेडिकल यूज़ ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है पार्टिकल फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसॉन, ये एक पार्टिकल है जिसे हम पार्टिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, जो कि डिस्कवर किया गया था। एस्ट्रोनॉमी। इट इज स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, यानी कि इसके अंदर हम प्लैनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज को स्टडी करते हैं। ऑब्जर्विंग स्टार्स एंड प्लैनेट्स विद टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मदद से हम देखते हैं कि जैसे कि जब ईद वगैरह आती है तो जो है कमेटी वाले देखते हैं कि चांद निकला है कि नहीं, तो टेलीस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्वेशन की जाती है स्टार्स के और प्लैनेट्स की मूवमेंट्स। कॉस्मोलॉजी। इट एक्सप्लोर्स दैट लार्ज स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। अब लार्ज स्ट्रक्चर को स्टडी करना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, इसे हम कहते हैं, या ज़मीन का एवोल्यूशन जो था
उसे हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स का। बिग बैंग थ्योरी ऑफ स्टडी ऑफ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक बहुत बड़ा अमल था जिससे डिफरेंट सियारे बने थे, तो डिफरेंट स्टार्स में डिवाइड हो गई दुनिया, तो इसमें हम स्टडी करते हैं कॉस्मोलॉजी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट ऑब्वियसली सॉलिड का ताल्लुक ठोस से है, तो जिसमें हम सॉलिड्स को स्टडी करते हैं, सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इट इज़ स्टडी ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मैटर इन सॉलिड्स फॉर्म। फॉर एग्जांपल वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ होती हैं, उनकी वर्किंग किस तरह होती है वो हम किसके अंदर करते हैं स्टडी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। अच्छा, सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, गिव 3 एग्जांपल्स। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स मैंने ऑलरेडी बताया था, जब हम फिज़िक्स को किसी और ब्रांच के साथ या किसी और साइंस की ब्रांच के साथ मिला के स्टडी करते हैं, जिसे हम डिफरेंट डाइवर्स रिजल्ट्स लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। तो इसका आंसर ये होगा, इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ फिजिक्स विद वेरियस अदर फील्ड्स। यानी कि इसका जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ, अदर फील्ड्स के साथ, इसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स। अच्छा, अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। बायोफिजिक्स फर्स्ट है, इसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसे कंप्लीट करना है। बायोफिजिक्स क्या है? सम बायोलॉजिकल सिस्टम्स and process are described using the principles and techniques of physics under the fields of study. For example, include the mechanics of biological structure, physical properties of cells, tissues and organ. अब सेल्स की डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम बायोफिजिक्स यूज़ करते हैं। बायोफिजिक्स के अंदर हम डिफरेंट जो है वो ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड के लिए बायोफिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, MRI मशीन्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ स्टडी करते हैं बायोफिजिक्स के अंदर। बायो के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जानदारों की चीज़ों को स्टडी करते हैं, या बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं, तो लिविंग थिंग्स के अंदर हम स्टडी करते हैं बायोफिजिक्स। मेडिकल फिजिक्स, मेडिकल के अंदर भी फ़िज़िक्स यूज़ होती है। हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, MRI करवाते हैं, या दूसरे जितने भी टेस्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर फ़िज़िक्स के ही लॉज यूज़ होती हैं मशीन्स के अंदर, ठीक है। तो मेडिकल के अंदर इसका यूज़ है। इट अप्लाइज फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टू डेवलप टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ फॉर हेल्थ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। द एग्जांपल इंक्लूडिंग इमेजिंग टेक्निक है, जिसे हम अल्ट्रासाउंड बेसिकली कहते हैं, सच एज एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, MRI एंड CT स्कैन, ऑल्सो रेडिएशन थेरापी ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। एस्ट्रोफिजिक्स, it deals with physical properties and process of celestial bodies and phenomena, जिसके अंदर स्टार्स वगैरह स्टडी करते हैं, celestial bodies. For example, the interaction between matter and energy in space to understand the universe as whole. मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन जो है वो स्टडी करते हैं हम स्पेस के अंदर, तो यूनिवर्स के डिफरेंट लॉज को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है जियोफिजिक्स। इट अप्लाइज द फिजिकल प्रिंसिपल्स टू स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसा है, अर्थ की लेयर्स किस तरह की हैं, जैसे कि अर्थ की डिफरेंट हैं लेयर्स हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर, इनर कोर, इन सबको स्टडी करना जियोफिजिक्स है। इट्स मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशन फील्ड्स, सिस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स जिसे कहते हैं, और वोल्केनोज वगैरह। आगे है क्लाइमेट फिजिक्स। इट इंक्लूड्स अ स्टडी ऑफ फिजिकल प्रोसेस इन द इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक, डायनामिक, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर कंडीशन, यानी वेदर कंडीशन को स्टडी करना क्लाइमेट फिजिक्स है। कंप्यूटेशन फिजिक्स। अब कंप्यूटेशन स्टूडेंट फिजिक्स क्या होती है, जिसके अंदर फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को हम बाय यूजिंग कंप्यूटर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इट इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशन टेक्निक्स एंड मेथड्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, डिस्क्राइब इट्स मेन स्टेप्स विद एग्जांपल्स। 9.3 है।
पेज नंबर 187 के ऊपर साइंटिफिक मेथड is a systematic approach used to search for the truth of an issue and problem solving regarding natural and physical world. It is based on the following step. साइंटिफिक मेथड को प्रूव करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल, इट इज़ बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन, रिकग्नाइज एन इशू और प्रॉब्लम. सबसे पहले हम इशू और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे. देन क्या करेंगे, गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम इंफॉर्मेशन लेंगे, यानी कि अगर डोर का रंग ब्राउन है तो हम ये ऑब्जर्व करके बताएंगे कि डोर का रंग ब्राउन है. पर्पस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ गेस वर्क नोन एज हाइपोथेसिस. उसके बाद हम हाइपोथेसिस लगाएंगे कि इसका रंग ब्राउन है या नहीं. परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स और कलेक्ट एविडेंस टू टेस्ट हाइपोथेसिस. अब हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे कि अगर हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हाइपोथेसिस को अप्रूव करते हैं तो हम कहेंगे कि हाइपोथेसिस ठीक है, अदरवाइज़ हम हाइपोथेसिस को रिवाइज करेंगे. रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज, गैदर डाटा, प्लॉटिंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स टू रीच एंड कंक्लूजन विच इज़ कॉल्ड थ्योरी. अब हम क्या करेंगे, जो डाटा हमें एक्सपेरिमेंट से मिला है, ठीक है, उसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसे इंटरप्रेट करेंगे, फिर जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसे हम थ्योरी कहेंगे. जो हमारे पास कंक्लूजन, बेसिकली एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है उसे ही हम थ्योरी कहते हैं. रिपीट्स टेस्ट ऑफ थ्योरी टू वाइड रेंज ऑफ सिमिलर इशूज़ देन लीड टूवर्ड्स अ फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ. एंड पे हमारे पास जब सारी चीज़ें रिपीट करेंगे, सारे टेस्ट, और अगर सारी चीज़ें प्रूव करती हैं इस चीज़ को, तो हम कहेंगे ये एक लॉ बन गया. ठीक है, तो देयर आर सम की फैक्टर्स. फर्स्ट स्टेप है इसका ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज साइंटिफिक मेथड इज मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेस एंड कलेक्ट द डाटा अबाउट देम. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन से डाटा कलेक्ट करते हैं. दिस मे बी डन ईदर बाय ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन और ऑब्टेनिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. तो ये हम कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट लेके भी कर सकते हैं और ऑब्ज़र्व करके भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से इसकी एग्जांपल स्टार्ट हो रही है. इट इज़ ओवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट shows an opaque object is formed when it is placed in the path of light coming from the sun or lamp. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जब हम लैंप या सूरज से आने वाली रोशनी के दरमियान में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जैसे एक पेज रख देते हैं, तो उसका साया बनना शुरू हो जाता है, शैडो बन जाता है. तो ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है. अब इसका हाइपोथेसिस क्या होगा? ठीक है, on the basis of data collected through observations और experiments we can develop a hypothesis. अब जो डाटा हमें एक्सपेरिमेंट से मिला, ऑब्जर्वेशन से मिला है, उसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे. ठीक है, उसकी बुनियाद पर हम हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे. फॉर एग्जांपल, ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने ये देखा कि किसी ख़ास टेम्परेचर पे जाकर पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है. पानी वाली एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, अब हाइपोथेसिस हमने ये लगाया कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है. ठीक है, बॉयल होता है, सॉरी. सो दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू टेस्ट इट्स लॉजिकल रिजल्ट्स एंड इट assume दैट द नेचर विल बी एक्ट इन अ पार्टिकल वे अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. ठीक है, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी है, वी assume दैट शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन दे आर कम इन द पाथ ऑफ लाइट. अब ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन थी. ठीक है, अब इसका हाइपोथेसिस क्या है? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ. इसका हाइपोथेसिस क्या है? क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, तो उसके रास्ते में अगर कोई और चीज़ आएगी तो उस लाइट ब्लॉक हो जाएगी, लाइट आगे नहीं जाएगी, तो उसका साया बनेगा. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. अब इसी बात को हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना है कि कोई भी चीज़ जब लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, जब इसके रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो लाइट ब्लॉक हो जाती है या उसका साया बन जाता है ऑब्जेक्ट का. एक्सपेरिमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड कैप रिपीटेबल प्रोसेस विच इज़ यूज टू टेस्ट द ट्रूथ ऑफ हाइपोथेसिस. तो ये आगे यहाँ से लेकर एक्सपेरिमेंट दिया गया.
To verify the assumption to made in above example, 4 cardboards each with hole and placed in the straight line, such that the hole in the first card in the front of torch. When we see through the hole cards, we can see that the light to the torch. If any of these cards is displaced, we can see light passing through. Thus, light, see, we cannot see the light passing through. Thus, this experiment proves that light travels in a straight path. अब यहाँ देखें, डिफरेंट कार्ड्स लिए गए हैं, ठीक है, इन सब को एक ही लाइन के अंदर स्ट्रेट पाथ में रखा गया है। अब यहाँ पर टॉर्च रखी गई है, टॉर्च से लाइट निकलती है, सारे कार्डबोर्ड में से गुजर जाती है, सबके होल्स में से। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक कार्ड डिस्प्लेस हो जाए, यानी अपने रास्ते से हट जाए, तो वहाँ पर लाइट की ब्लॉकेज हो जाएगी और क्या बन जाएगा, उसका शैडो बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही थी, जब लाइट को आगे रास्ता नहीं मिला, लाइट ब्लॉक होगी तो उसका शैडो बनना शुरू हो गया। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिया। आगे है थ्योरी। आफ्टर द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ एन assumption and with the help of careful experiments it is becomes a theory and is applicable to a similar phenomena। assumptions के बाद जो हमें एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो रिज़ल्ट मिलते हैं, उसकी बिना पर एक थ्योरी डेवलप की जाती है। विद द हेल्प ऑफ अबव एक्सपेरिमेंट, एग्जांपल दी गई है, द assumption हैज़ बीन प्रूव्ड दैट द लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, सो देन बिकम्स ए थ्योरी। अब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट से जो हमें रिज़ल्ट ये मिला कि जब भी लाइट के रास्ते, जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसका साया बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसका थ्योरी क्या थी, क्योंकि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, इसी वजह से लाइट का जो है जब कोई ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में आता है तो इसका साया बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन। ये स्टेप्स साइड पे ग्राफ भी दिया गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन। आफ्टर द केयरफुल एनालिसिस ऑफ थ्योरी वी कैन मेक प्रेडिक्शन अबाउट सर्टन unknown aspects of nature. To verify prediction, experiments are designed to test the theory over and over again, ठीक है। Experiments are designed to test the theory over and over again, ठीक है। If test result do not agree hypothesis, it is rejected। अगर टेस्ट रिज़ल्ट जो हैं वो हाइपोथेसिस के साथ मैच नहीं करते तो इसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं थ्योरी को। अब प्रेडिक्शन की एग्जांपल क्या है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये देखते हैं, अगर टेम्परेचर की बात करें या पानी की बात करें, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये देखा कि हाइपोथेसिस तो सिंपल ये था ना कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है। एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये देखा कि जो पानी अगर पहाड़ों पे जाएं तो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है और सी लेवल के ऊपर जल्दी ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है। तो यहाँ पर हमें रिज़ल्ट क्या मिला, थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर फ़र्क होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का या हवा के दबाव का। जहाँ पर हवा का दबाव कम होगा वहाँ पर कम टेम्परेचर की ज़रूरत होगी पानी को बॉयल होने के लिए, और जहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा होगा तो पानी वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा। अब प्रेडिक्शन क्या थी, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर या डिफरेंट मराहिल के ऊपर पानी कितने टेम्परेचर पर बॉयल होगा, किस हाइट के ऊपर पानी कितने टेम्परेचर पर बॉयल होगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉल्सिबिलिटी। फॉल्सिबिलिटी क्या है, इट इज़ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड दैट सुजेस्ट ए थ्योरी टू बी कंसिडर्ड साइंटिफिक इफ इट ऑल्सो मेक प्रेडिक्शंस दैट कैन बी टेस्टेड और पोटेंशियली प्रूवन फॉल्स। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉल्सिबिलिटी इंश्योर्स दैट द थ्योरीज आर नॉट बेस्ड ऑन द वेक, यानी कि जो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक और अनटेस्टेबल क्लेम्स। इट इज़ डिस्टिंग्विश साइंटिफिक थ्योरीज फ्रॉम फॉल्स एंड प्रिटेंडेड बिलीव्स दैट कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड। यानी कि कोई भी डाटा, अगर हमारे पास कोई भी क्लेम या थ्योरी उसे हम साइंटिफिकली रॉन्ग प्रूव कर दें तो उसे हम फॉल्सिबिलिटी कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक कौवे की एग्जांपल दी थी कि अगर ये कहा जाए कि सारे कौवे जो हैं वो काले होते हैं, ठीक है, तो अगर हम कहीं से वाइट कौवा निकाल के ले आएँ तो ये एक फॉल्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने
इस बात को साइंटिफिकली रॉन्ग साबित कर दिया। अगर ये कहा जाए, इसी के मुकाबले में अगर ये कहा जाए कि कुछ दुनिया में ऐसी मखलूक पाई जाती है जो नज़र नहीं आती, तो हम इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते कि हमें कोई मखलूक नज़र नहीं आती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आती, जिन नज़र नहीं आती, इसे हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, तो फॉल्सिबिलिटी भी नहीं है। यानी कि थ्योरी जो है साइंस के अंदर, उसे हम रॉन्ग साबित कर सकते हैं। अगर उसके अंदर फॉल्सिबिलिटी नहीं है साइंटिफिक मेथड के अंदर, तो वो साइंस ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लॉ। अब लॉ इसका एक अल्टीमेट पॉइंट है। लॉ, व्हेन ए थ्योरी हैज़ बीन टेस्टेड मैनी टाइम्स, जनरली एक्सेप्टेड ट्रू, इट इज़ कॉल्ड लॉ। जब एक थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाता है, तो अगर उसके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं, तो उसे हम एंड पे लॉ बन जाएगा। दिस लॉ इज सच स्टेटमेंट रिगार्डिंग, जिस तरह ओहम लॉ है, न्यूटन के लॉज हैं, ग्रेविटेशन लॉज हैं। The law is such a statement regarding to behavior of nature which explains through observation and experiment of past and can be predict about the aspects of nature. From the fact the light travels in a straight line, we can predict that the shadow of opaque object similar in shape is formed when it is placed in the path of light. यानी कि जो opaque objects का जो shadow होगा वो उनकी shape जैसा ही होगा। अगर कोई रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर उसका होगा। ये बेसिकली जो उसका शेडो बनेगा, तो ये एक लॉ बन गया है, क्योंकि इसे हमने थ्योरी से बार बार प्रूव कर लिया है। अब इस एग्जांपल क्या है, द शेडो ऑफ द बॉल विल बी राउंड, वेयर इज द शेडो ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक विल बी रेक्टेंगुलर। आफ्टर द टेस्टिंग थ्योरी अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, दिस बिकम्स ए लॉ ऑफ साइंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे एक लॉ बन गया है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है विद दी सेवरल टाइम्स थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सेक्शन डी के लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं। डिफरेंशिएट टर्म्स साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग विद एग्जांपल्स, व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो इनको मैंने जो है वो बुक से ढूंढ के हेडिंग्स बना के सॉल्व किया हुआ है, वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट द टर्म्स साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग विद एग्जांपल्स। तो साइंस क्या है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉज ड्राइव्ड फ्रॉम सिस्टमैटिक स्टडी। अब सिस्टम की स्टडी से जो हम डिफरेंट लॉज या प्रिंसिपल स्टडी करते हैं, उन्हें हम साइंस कहते हैं। साइंस बेसिक क्या है कि दैट कोई भी फिनोमिना होता है तो उसे हम साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। यानी कि साइंस इज ए क्वेश्चन दैट हाउ ए फिनोमिना हैपन। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल, थर्मोडायनेमिक्स जो कि एक फिजिक्स की ब्रांच है तो साइंस ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल्स, एटॉमिक फिजिक्स, तो ये सारी क्या है, साइंस की ब्रांचेज हैं बेसिकली। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल मेथड और टूल्स डिवेल्प यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करते हुए जो हम टूल्स बनाते हैं उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी अप्लाइज थर्मोडायनेमिक्स। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी यानी कि गाड़ियों के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होती है। रिडार टेक्नोलॉजी यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिफ्लेक्शन। अब रिडार टेक्नोलॉजी क्या है, रिडार टेक्नोलॉजी में वेव्स निकलती हैं, किसी भी गाड़ी या किसी भी बहरी जहाज़ तक जाती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिडार टेक्नोलॉजी से हम लेज़र वगैरह भेज के हम ये स्टडी कर सकते हैं कि कोई भी जो बहरी जहाज़ है, कोई भी एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, वो हमसे कितने फासले पर है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये चीज़ें हम रिडार टेक्नोलॉजी से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेज़र टेक्नोलॉजी अप्लाइज एटॉमिक फिजिक्स फॉर मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। तो लेज़र टेक्नोलॉजी में बेटा क्या होता है यूज़, जो है एटॉमिक फिजिक्स यूज़ होती है। लेज़र क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र को हम आमतौर पर यूज़ करते हैं किसके अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। आजकल जो है वो नासा इस पे काम कर रहा है, ऑलरेडी बताया था कि जो कम्युनिकेशन पर्पज़ है वो भी लेज़र की यूज़ किया जाता है, क्योंकि लेज़र जो है वो एक बहुत तेज़ धार जो है वो एक शुआ होती है, हाँ, और मोनो वेवलेंथ होती है और स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इसे हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग, द एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
द एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन एंड बिल्ड सोल्यूशन कंसीडरिंग प्रैक्टिकल फैक्टर्स लाइक सेफ्टी, कॉस्ट। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन एंड बिल्ड सॉल्यूशंस कंसीडरिंग प्रैक्टिकल फैक्टर्स। तो प्रैक्टिकल फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, जो यूज़ करते हैं किसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन टू अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ब्रिजेस। अब सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि डिफरेंट इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो अब इसको डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ब्रिजेस, जिससे जो है अर्थक्वेक आ जाए लेकिन ब्रिजेस ना गिरें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर, इसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर से होगा, क्रिएटिंग यूज़र फ्रेंडली स्मार्टफोन ऐप्स। एविएशन इंजीनियरिंग डिवेलप लाइट वेट ड्यूरेबल मटेरियल फॉर एरोप्लेन्स। अब बेसिकली एविएशन इंजीनियरिंग है क्या, एविएशन इंजीनियरिंग बेटा ये होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, उनकी मरम्मत का काम किया जाता है, ठीक है, और उनको डिज़ाइन किया जाता है, उनकी ड्यूरेबल मटेरियल फॉर यानी पायदार मटेरियल उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो बेसिकली इसका ताल्लुक जो है स्पेस में चीज़ों के मतलब है, हेलीकॉप्टर्स हैं, जो है वो हेलीकॉप्टर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, तो इनकी इंजीनियरिंग के मतलब जो इंजीनियरिंग यूज़ की जाती है उसे हम एविएशन इंजीनियरिंग कहते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेरिमेंट्स एंड हाइपोथेसिस। नहीं सॉरी, ये रॉन्ग पेपर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, गिव सम एग्जांपल। सो ये बुक से लिए गए हेडिंग्स बनाई गई हैं। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इकम्पसिस यानी कवर करता है द स्टडी ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स सच एज मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, देयर इंटररिलेशनशिप एज वेल एज देयर एप्लीकेशंस अक्रॉस डाइवर्स फिनोमिना। इन डिफरेंट किस्म के जो फिनोमिनाज हैं उनकी एप्लीकेशंस को कवर करता है। Here are key factors of space illustrated with examples. Matter, energy and interaction. So ये क्या एग्जामिन करता है, एग्जामिन्स हाउ मैटर एंड एनर्जी इंटरेक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल मैटर हीट, मैटर जो है वो वाटर होगा, सॉरी, एनर्जी हीट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से हम हीट मिलती है, वाटर को जब हीट करते हैं तो वाटर क्या है, मैटर है, एनर्जी क्या है, हीट जो हम इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड करते हैं। अब इनका जब इंटरेक्शन होगा तो हीट मेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड टर्न इनटू स्टीम। तो इनके इंटरेक्शन के बाद क्या होगा, जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैटर, एनर्जी और इंटरेक्शन क्या बन गई, फिजिक्स का एक लॉ बन गया जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेस एंड टाइम, एक्सप्लोर्स द इंटरकनेक्टेड फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस 3 डायमेंशनल एंड टाइम 4 डायमेंशन। टाइम एक 4th डायमेंशन है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, अ स्विंगिंग पेंडुलम वेयर द टाइम इंटरवल्स डिटरमिन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब फ्रीक्वेंसी क्या आती है, जब हम फ़र्ज़ करें जो हमारे पास होता है टाइम पेंडुलम, पेंडुलम को यहाँ पर हमने स्पोर्ट से लटकाया हुआ है, यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है। अब पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर 1 सेकंड में कितने साइकिल कवरेगा, यानी कि यहाँ से अगर बॉल यहाँ से चले पोजीशन ए से बी तक, अगर यहाँ से चले और यहाँ तक वापस आ जाए तो उसे हम 1 साइकिल कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बॉल है वो 1 सेकंड में कितने साइकिल कवर करेगा, ये जो बॉल है 1 सेकंड में, जब तक हमारे पास 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड में कितने साइकिल कवर करेगा उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्विंगिंग पेंडुलम वेयर द इंटरवल्स डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो टाइम इंटरवल, टाइम की मदद से 1 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी या कितने साइकिल हो रहे हैं इसे हम फ्रीक्वेंसी करेंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर दोबारा आ गया, तो इसको
1 साइकिल कहेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ अगर 1 सेकंड के अंदर हो रहा है। आगे है यूनिवर्सल फिनोमिना, अप्लाइज प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन इवेंट्स फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू कॉस्मिक स्केल, यानी बड़े स्केल के ऊपर स्पेस के अंदर जो बड़े स्केल्स के ऊपर जो कॉस्मिक लेवल या बड़े लेवल के ऊपर जो फिनोमिनाज होते हैं इसे हम कॉस्मिक स्केल कहते हैं। फॉर एग्जांपल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम कहाँ स्टडी करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। आगे है क्वांटम मैकेनिक्स, एनालाइजेस एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिहेवियर। एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? जिस तरह हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स उनके एटम को हम एटॉमिक कहते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम के अंदर जितने पार्टिकल्स है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और क्वार्क्स जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल, क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन्स फिनोमेना एट द स्मॉल स्केल सच एज वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड क्वांटम इंटेंगलमेंट। वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होती है? जो हमारे पास रोशनी है इसकी जो नेचर है वो वेव जैसी भी है और पार्टिकल जैसी भी है। पार्टिकल जैसी क्या है? जैसे किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती है तो पार्टिकल बिहेवियर करती है, और वैसे ही वेव की तरह का जो है वो भी एक वेव की तरह का भी एक बिहेवियर रखती है, डायफ्रैक्शन का प्रोसेस करती है, जो कि अब नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। एंड क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम इंटेंगलमेंट जो है इसमें क्या होता है कि कोई भी दो पार्टिकल्स हैं वो किसी न किसी तरीके से क्वांटमी तौर पर आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि अगर एक पार्टिकल मूव करेगा तो दूसरा पार्टिकल भी उसके साथ उसी लिहाज से मूव करेगा, यानी कि दो पार्टिकल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। लास्ट है इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस, ब्रिजेस एवरीडे अकरेंस एंड एक्सट्रीम कॉस्मिक कंडीशंस। फॉर एग्जांपल्स, क्लासिकल मैकेनिक्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर इन इंजन। जो हीट का ट्रांसफ़र है वो थर्मोडायनेमिक्स की प्रिंसिपल्स भी होता है। तो स्टूडेंट्स आज जो है अब चैप्टर नंबर 9 इसकी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर नेक्स्ट चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ और एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।